dear students to our 12th lecture on the series of 60 lectures for class 10th mathematics. So today we are going to discuss how to find the nth term of an AP, and we will discuss some questions from exercise 5.2. So जैसा आपने पिछले लेक्चर में देखा था that what is arithmetic progression, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ. Arithmetic progression is a list of those numbers which are obtained by adding a fixed number in the preceding term. Okay, so AP is that term which is A, simply जो हम लिख रहे थे A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. ठीक है, तो इसमें हमने पार्ट सीरीज के डिस्कस किए थे. कितने टाइप्स के हो सकते हैं. इनफाइनाइट सीरीज हो सकती है जिसका कोई एंड टर्म नहीं है, और एक फाइनाइट सीरीज हो सकती है जिसका एक एंड टर्म हमें दिया होगा. ठीक है, तो हम लोग अभी फाइनाइट सीरीज की बात करते हैं. इसी कॉन्टिन्यूएशन में हमने क्या माना कि एक nth टर्म है जो इसका लास्ट टर्म है. ठीक है, और कोई भी इन बिटवीन भी इसके आगे भी सीरीज जा रही है, लेकिन एक nth टर्म जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे, इसको देख लेते हैं कि कैसे निकला ये. इसमें देखने का वो ये तरीका कि आप क्या कर सकते हो कि एक जनरलाइज्ड रिलेशनशिप निकालते हैं. ठीक है, n को एक नंबर एक n मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, तो ये किस तरीके से निकल रहा है. ठीक है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं इसको. सिर्फ ऑब्जर्वेशन का गेम है, कोई एक बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है इसमें, ऑब्जर्व करना है बस आपको. तो वो मैं बता रहा हूँ डिफरेंट तरीके से कैसे इस सीरीज को देखना है. ये लिखी हुई सीरीज अभी आपके समझ में आ रही है, लेकिन इसको बस एक दूसरे तरीके से देखना है. तो दूसरे तरीके से कैसे देखोगे आप इसको ये कह सकते हैं कि ये a प्लस 0 इंटू डी लिखा हुआ है. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि दैट a प्लस 1 इंटू डी लिखा हुआ है, a प्लस 1d. इसको हम कह सकते हैं कि ये a प्लस 2d लिखा ही हुआ है, और ये a प्लस 3d है. ठीक है, सो ये क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है. ठीक है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म. ठीक है, एंड सो ऑन. इसके आगे फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एथ और nth टर्म भी आएगा इसके बाद. ठीक है, तो ऐसे ही यदि इसी सीरीज में हम nth टर्म लिखेंगे तो आगे nth टर्म भी आ जाएगा. अब इसी को फिर से एक और दूसरे तरीके से लिखते हैं. ठीक है, जीरो की वैल्यू क्या होती है. जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस 1d. इसके बाद a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 है तो 2 माइनस 1 क्या होता है, 1. ठीक, तो a प्लस 3 माइनस 1 2 लिख सकते हैं. ठीक है, a प्लस 4 माइनस 1 3 के लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पे 1 है, सेकेंड टर्म है मतलब यहाँ पे 2 है, थर्ड टर्म है मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है मतलब यहाँ 4 है. तो अब ये एक ऐसा लग रहा है जैसे नंबर ऑफ टर्म्स के टर्म उसमें लिखी हुई है. ये तरीका ऐसा हो गया जैसे नंबर ऑफ टर्म्स में लिखी हुई है. ठीक है, तो पहला टर्म क्या है, 1 माइनस 1, दूसरा टर्म 2 माइनस 1, तीसरा टर्म 3 माइनस 1, चौथा टर्म 4 माइनस 1. तो nth टर्म क्या होगा. ठीक है, सो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म इसी सीक्वेंस में इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना है, तो जैसे मान लो थर्ड टर्म है. ठीक, थर्ड टर्म कौन सा है, 1 2 3 ये. ठीक है, तो थर्ड टर्म मीन्स 3, n की वैल्यू 3 रखी, 3 माइनस 1 इंटू डी, वो क्या आएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2, तो सो a प्लस 2d, a प्लस 2d. ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया nth टर्म का. और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, nth टर्म को क्या लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, सो n क्या होता है, an क्या है, an है nth टर्म, इज इक्वल टू a इज अवर फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म हमें निकालना है, और d कॉमन डिफरेंस. डन. तो ये बहुत इजी सा है, बस एक रिप्रेजेंटेशन को हमने अलग तरीके से चेंज करके लिख लिया है, एक जनरल फॉर्म में लिख लिया. तो जनरल फॉर्म में लिख करके एक फॉर्मूला बना लिया उसका. तो ये बहुत इजी फॉर्मूला है. अगली 5.2 एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ इसी फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है. बहुत इजी एक्सरसाइज है, बट क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. अदरवाइज क्वेश्चन बहुत मतलब सिर्फ इस फॉर्मूले पे बेस्ड है सारे क्वेश्चंस. इसका एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं. सपोज एक हमारे पास में सीरीज दी हुई है 2 6
10, ठीक। क्या होगा अगला टर्म? अगला टर्म आप पता कर सकते हो कितना डिफरेंस है इसमें, 2 + 4 6 + 4 10 एंड 10 + 4 14 14 + 4 18, ठीक। तो इसी सीरीज में हम लोग देखते हैं तो क्या हमको 76 मिल रहा होगा, ठीक। क्या 76 मिल रहा होगा इसमें? यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि 76 क्या इस सीरीज में आ रहा होगा? पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे इसको? सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं दैट कि 76, पहले तो लिखना देख लें कि कैसे लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो यदि ये सिर्फ हमें 4, हम इसे इतना लेकर के चलते हैं अभी, ठीक है, फिर उसको देखेंगे कि वो क्या क्वेश्चन है। तो ये यदि देखें 2 6 10 8 14 18, ठीक। तो इस सीरीज का 5th टर्म क्या होगा, ठीक है। सो 5th टर्म क्या होगा? A5 इज इक्वल टू A क्या है? 2, ठीक है। सॉरी, A की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 4 इसका कॉमन डिफरेंस है, तो 2 प्लस 4 इंटू 4 दैट इज 16 प्लस 2 दैट इज 18, ठीक है। तो ये 18 हमारा 5th टर्म है, 1 2 3 4 5। तो ये 5th टर्म है 18। तो ये इसने दे भी दिया 5th टर्म, वही फॉर्मूला हमने लगाया A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है A प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें ये चेक करना है कि 76 इस सीरीज में आता भी है या नहीं आता है, 76 इसका टर्म है भी या नहीं, ठीक है। तो अभी आपको क्या दिया हुआ है? an की वैल्यू दी हुई है, an आपको कितना दिया है? 76, ठीक है। यही फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ पर, an 76 दिया है, a की वैल्यू दी है 2, ठीक है। उसके बाद में n-1, n नहीं पता आपको, 76 टर्म है या नहीं है, या फिर कौन सा टर्म है ये नहीं पता, ठीक है। तो n को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। d कितना दिया है? d आपको 4 दिया है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं फॉर n-1। तो क्या हो गया? ये 76 - 2 इज 74 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। तो 74 और 4 यदि हम देखें तो नहीं कटेगा, 78 आ जाएगा। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 74/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 78/4, ठीक। तो यदि हम इसको अभी कट करने की कोशिश करें, ठीक, तो क्या आएगा? एक फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन का मतलब है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा? 4 × 4 38 दैट इज 9, ठीक है। 9 3/4। सो अब आप यहाँ पे देख रहे हो दैट कि n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, ठीक है, एक इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 76 इस सीरीज में नहीं आता है, ठीक। तो 76 नहीं आता है इस सीरीज में। तो यदि आप देखो तो कौन सा टर्म आएगा? 76 नहीं आ रहा है, 76 के आगे 3 टर्म यदि आप जोड़ दो, ठीक है, तो वो टर्म पॉसिबली है कि इसमें आता होगा। तो 76 इस सीरीज में नहीं आता, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू जो है वो होल नंबर नहीं है, वो एक नेचुरल नंबर में होल n की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि d जो है, ठीक है, वो एक रेशनल नंबर होगा। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन n जो होगा वो एक हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर, या फिर आप कह सकते हो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। और पॉजिटिव इंटीजर के अलावा आप उसे कह सकते हो, ठीक है। तो ये n हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। यदि नेचुरल नंबर है तो फिर सीरीज में आपको वो टर्म मिलेगा, यदि नेचुरल नंबर नहीं है तो सीरीज में वो टर्म आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये 76 इस सीरीज में नहीं आता है, ठीक। तो अभी हम लोग इसका एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 से है, आई होप 6 क्वेश्चन है वो। 6 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया है अभी आपको, उसमें भी कुछ ऐसा ही डेटा दिया हुआ है। चेक वेदर द नंबर कम्स इनटू द सीरीज और नॉट। ओके, सो अभी हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इतना ही है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए एक फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू टी, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसमें चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ 11852। सीरीज क्या दी है आपको 11852, ठीक है। तो चेक वेदर द -150 इज द नंबर ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, इज अ टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो बहुत वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो 76 तो सीरीज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसे ही चेक करना है इसको। तो आप an मान लो, an की वैल्यू 150 दी हुई है आपको, ठीक है। a कितना दिया हुआ है 11, ये a हो गया, ये an हो गया, ठीक है। इसके लिए n की वैल्यू मान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, लेट -150 बी द टर्म ऑफ सीरीज, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम कि ये आता है या नहीं आता है। तो -150 की वैल्यू क्या होगी, a 11 प्लस n -1 और d की वैल्यू क्या है, d यहाँ पे 8 - 11 इज -3। तो बच्चों d की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। देखो आप यहाँ से 8 - 11 करना है आपको तो -3 आएगा, 5 - 8 करोगे तो -3 आएगा, ठीक है। अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करना है। यदि आपने 8 - 5 किया या फिर 11 - 8 किया तो आपकी सीरीज गलत होने वाली है, ठीक। ये बहुत ध्यान से देखना है इसको कि आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से, जल्दी इसकी। ये देखो हमेशा मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, कैलकुलेशंस में माइंड बहुत तेज चलाया करो। आपको लगना चाहिए कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे कैलकुलेशन करने वाले हो। पहले तो आप ऐसा सोचोगे ना कि सबसे अच्छी कैलकुलेशन करते हो तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइमिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो ये टाइमिंग आपको एग्जाम में बहुत जरूरी है प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको स्पीड को पे भी काम करना है अपनी। तो -150 -11 इधर जाएगा, -150 -11 इज इक्वल टू n -1 -3, ठीक है। तो ये आ गया -161 इज इक्वल टू -3 ऑफ n -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 161/3 और -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि n एक नेचुरल नंबर आने वाला है। n इज इक्वल टू, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है 164/3, ठीक है। अब इसको यदि कट करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स 14 एंड 4 टाइम्स इज 12, 2/3, ओके। सो ये आ गया आपका 54 2/3, ठीक है। क्लियर है। n की वैल्यू जो है वो होल नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। यदि नेचुरल नंबर नहीं है n की वैल्यू, इट मींस जो हमारा एजम्पशन था ये एजम्पशन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये एजम्पशन रॉन्ग है, ये 150 सीरीज में नहीं आता, ठीक। क्या आएगा 152 आएगा, 152 आएगा, 148 आएगा, सॉरी 149 आएगा और 152 आएगा। वो एक अलग बात है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता देता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये जानना जरूरी है कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आई, इट मींस ये सीरीज में नहीं है। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ 17th टर्म ऑफ AP, क्वेश्चन नंबर 10, आप आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को यहाँ पे रोको, क्वेश्चन नंबर 10 को खुद करो, ठीक है। और यदि नहीं होता है तो फिर आप इस वीडियो को आगे प्रोसेस करो, और यदि हो जाता है तो फिर आप देखो कि उसको कैसे शॉर्टेस्ट तरीके से किया जा सकता है। If 17th term of AP exceeds its 10th term by 7, okay, so यहाँ पे 17th term की बात करी है तो A17 exceeds A10 10th term by 7, okay, so find common difference। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फाइंड डी, ओके। सो आपको डी निकालना है। तो आपको क्या दिया हुआ डेटा, ये देखो 17th टर्म दिया है और 10th टर्म दिया है, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करके पहले लिखते हैं कि 17th टर्म की वैल्यू क्या होगी। A17 क्या होगा, A17 की वैल्यू होगी
a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मान लेते हैं। इसको करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, सो द A17 17th term of the series can be written as A17 is equal to A plus 17 minus 1 into D। और A10 आपको लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हो, A plus 10 minus 1 into D। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी A17 is equal to A plus 16D, और ये आ गया A10 is equal to A plus 9D। ठीक, अब देखो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, A17 exceeds A10 by 7। ठीक है, A17 exceeds मीन्स ज्यादा है, तो A17 माइनस A10 आपको कितना दिया हुआ है, 7। ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन बनाना इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा काम था। A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। अब आप इसकी वैल्यू रख दो, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। इट इंप्लाइज दैट A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। A कैंसिल हो जाएगा, A माइनस A इज 0, 16 माइनस D 16D माइनस 9D, 16 माइनस 9 इज 7D। ओके, 7D इज इक्वल टू 7, सो वैल्यू ऑफ D विल बी 1। ठीक है, आगे आंसर, तो D की वैल्यू क्या होगी, वो 1 हो जाएगी। तो आपको पता है बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूले को रखना है, वैल्यू रखनी है, और उसके आगे उस फॉर्मूले को बस आपको क्या करना है कि उस फॉर्मूले को सिंपली अप्लाई करके आंसर निकालना है। बट थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना है। यदि लैंग्वेज पे क्वेश्चन की आपने गड़बड़ करी, लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। So pause the video here and do the question number 14 by yourself. Try to do it. If you will do that question, you will gain confidence कि आपको अभी ये चैप्टर समझ में आ गया। And I hope मैंने जितना भी बताया है और उसमें थोड़ा सा आप लॉजिकलिटी लगा लोगे तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, चलो करते हैं। How many multiples of 4 lie between 10 and 4 250? Multiples of 4 lie between 10 and 250। ठीक है, ये क्वेश्चन। सो मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, ये देखो बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है ये। इसमें स्मार्टनेस क्या है कि मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होंगे, उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। मल्टीपल्स ऑफ 4 का कॉमन डिफरेंस मींस 4। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होते हैं, स्टार्टिंग विद 4 8 12 16। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये सारे मल्टीपल्स आते रहेंगे 4 के। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ से, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। ठीक है, किसी भी डिजिट के जो नंबर जो मल्टीपल्स होते हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है हमेशा। ठीक है, तभी वो मल्टीपल्स हैं। तो 4 आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको बहुत स्मार्टली दी हुई है इस क्वेश्चन में, दैट इज D, दैट इज 4। ठीक, और स्टार्टिंग कहां से हो रही है, फर्स्ट टर्म कौन सा है, 10 और 250 के बीच में। ठीक है, इन बिटवीन 10 एंड 250। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो 4 का मल्टीपल होगा वो होगा 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गई A की वैल्यू। और ये लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म ये कहां तक जा रहा है, 250 तक। तो 250 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो इससे छोटा मल्टीपल जो भी नियरेस्ट मल्टीपल होगा, तो 249 नहीं है, 248, यस 248 इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या हो गया, दैट इज 248। सो एक सीरीज है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को रिफ्रेम कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, वही क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन में बहुत इजी हो जाता है। एक सीरीज है जो 12 है, 16 है, 20 है। ठीक है, और ये 248 तक जा रही है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है। A की वैल्यू क्या है, an इज इक्वल टू 248 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A क्या है, A की वैल्यू जो है 12 है।
ठीक है, एन आपको निकालना है और डी पता है आपको 4 है। ठीक, जल्दी से सॉल्व करो इसको। ये हो गया 236 बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये हो गया 259। ठीक है, तो ये हो गया 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n की वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू 60। ठीक है, सो कितने मल्टीपल्स हो गए? नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर 60। डन। ठीक है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो अभी मैं आपको वो दे रहा हूँ टाइम कि आप सारे क्वेश्चंस करो इस एक्सरसाइज के। ठीक, और मैं अभी एक लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा इस एक्सरसाइज का, वो भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसका लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। उस कॉम्प्लेक्स को लैंग्वेज को बस एक बार डिकोड करना है हमको। एक बार उस लैंग्वेज को डिकोड कर लिया तो फिर सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज रामकली सेव्ड ₹5 in the first week. Okay, so what is question? Question is Ramkali saved ₹5, okay, in first week. ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है कि देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.57। ठीक है, देन इंक्रीमेंट कितना है? इंक्रीमेंट इंक्रीज बाय 1.25। ठीक है, इंक्रीज बाय 1.25 रुपीज वीक। हर वीक सेविंग बिकम 20.75 इन द nth वीक। ओके, सो अब आपको एक वो दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इन nth वीक, ठीक है, nth वीक आपकी सेविंग कितनी हो जाती है? 20.75 रुपीज। ठीक है, 20.75 रुपीज हो जाती है। तो आपको बताना क्या है इसमें कि वो कौन सा वीक होगा, नंबर ऑफ वीक निकालना है आपको, कितने वीक लगे कि वो उसकी वीकली सेविंग 20.75 पे पहुंच जाए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा, उसको फॉर्मेट में लेके आना थोड़ा सा टफ है। सो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 5 रुपीज से। तो ये तो फिक्स है कि 5 इसका फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, चलो ये सीरीज बनाते हैं। तो 5 इसका फर्स्ट टर्म होगा। ठीक, और तो ये सेविंग हो गई हमारी फर्स्ट वीक। इसी सीरीज में आप सेकंड वीक की सेविंग क्या होगी? सेकंड वीक की सेविंग क्या होगी? हर हफ्ते वो 1.25 का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो 1.25 में 6.25 हो जाएगा, ऐड कर दिया हमने 1.25। ठीक, तो ये सेकंड वीक का हो गया, ये सेकंड वीक हो गया। अब ये कहां तक जा रहा है? इसको हमें 20.75 तक लेके जाना है। ठीक है, और यहां पे nth तक वीक हो गया हमारा, ये nth वीक हो गया। अब आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये a लिखा है, a प्लस d लिखा है, ये a प्लस n-1 इंटू d लिखा हुआ है। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालनी है, d आपको पता है 1.25 है, a आपको पता है 5 है, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। 20.75 अगेन वही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू 1.25। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? ये 5 को इधर लेके गए तो ये हो गया 15.75 अपॉन 1.25, 1 इधर लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा और ये खाली n बचेगा। ठीक, तो इसको जोड़ा हमने तो ये हो गया हमारा 16 + 1 17, and that is 17.55। इसको जोड़ के लिख लेते हैं सीधे। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 550 कैरी 1 7 and 3 is 0 कैरी 1 and 5 + 2 is 7 and 1। ओके, सो 1 7 ठीक है, 1.25 इज इक्वल टू 10। ठीक, सो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो 1.25 दिया हुआ है या 1.75 दिया है? ओहो, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा एक मिस्टेक है,
कि ये जो डेटा दिया हुआ था ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन में 1.75 दिया हुआ है, ठीक, ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। सो ये डेटा जो है 1.25 नहीं है, ये 1.75 है। वो तभी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं सॉल्व हो रही थी तो मुझे लगा कि कुछ दिक्कत है। 1.75, ठीक है, 1.75 का मतलब ये हो गया 6.75, ठीक। अब ये 20.75 तक रीच करना है तो डी की वैल्यू हो जाती है 1.75, ठीक है। अब ये देखो एक इंडिकेशन यहाँ पे मिल गया मेरे को। कैसे मिल गया कि यहाँ पे जब वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई, यहाँ पे इजी सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। सॉल्व तो हो जाती है, ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं होती, सॉल्व हो जाती है, लेकिन एक बहुत इजी कैलकुलेशन नहीं थी। तो यहाँ पे मेरे माइंड ने सोचा कि इजी कैलकुलेशन नहीं है तो एक बार चेक कर लेते हैं कि गलत तो नहीं हो रहा कहीं। यदि गलत नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर बिल्कुल सही लेकर के चलते। तो हमारी कैलकुलेशन में तो कोई गलती थी नहीं। तो अभी हम लोग क्या करें, इसको 1.75 बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ के लिखते हैं। तो 5 + 5 0 1 1 7 7 14 5, ठीक है। तो ये हो गया 5 यहाँ पे, ठीक। अगेन कैरी 1 है, 17 आ गया, 17.50, ठीक है। ये हो गया और ये, हाँ आप कैलकुलेशन देखो बहुत इजी हो गई है। 1.75 और 17.50, ठीक। यदि आप इसको लिखो तो ये क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट ऐसे काट दो और ये 1750। सो n की वैल्यू क्या हो गई 1750/175, ठीक है। सिंपली आप कट करोगे इसको, n की वैल्यू 10। तो कैलकुलेशन देखो पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। अभी कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई, इस वजह से मैंने उसको चेक किया तो ये गलती थी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में आया कि आपने किया क्या। फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज सेव किए, फिर उसके बाद वो 1.7 करती चली गई, ठीक है। और 20.75 वीकली उसने कब जमा किया ये आपको पता करना था। तो 10th वीक में, ठीक है, जो 10th वीक होगा उस 10th वीक में जो उसकी वीकली सेविंग होगी वो कितनी होगी 20.75। डन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। और अब आप एक्सरसाइज 8.1 आज सॉल्व करो, सॉरी 5.2 पूरा सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद में उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन दिस सैटरडे। ओके, थैंक यू।